जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हम मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसमें हमारा ये सेकंड पार्ट है फ्रेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट से लेके 15th क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट जो हमारा ये जो पार्ट है, इसमें हम 16 से लेकर 16 से लेकर हमारे 30 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हम करेंगे, जो हमारे 19 अगस्त 2020 में पूछे हैं फ्रेंड। हम हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम आराम से कर रहे हैं सॉल्व फ्रेंड। हमें 2 महीने के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर्स डिटेल्स में सॉल्व करने हैं और फिर नेक्स्ट हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, जिसमें हम हमारे पूरे सिलेबस को देखेंगे। और फ्रेंड हमारा करंट अफेयर भी चल रहा है, वीकली करंट अफेयर वन लाइनर वाला। आप वो वीडियोस भी देखना, क्योंकि करंट अफेयर्स हम एक साथ पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको लेकर चल रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के समय आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। और फ्रेंड हमारा जो चर्चा का विषय यानी कि डे ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि दिन भर में जो ऐसी कोई खबर जो हमारे देश दुनिया से जुड़ी हुई है और हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करती है, ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आते हैं उसमें, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए फ्रेंड। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, इस लेक्चर को। हमारा 16th क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का, कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है फ्रेंड। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया कि एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। इन दोनों की अंतर, आयु का अंतर 2 वर्ष है। ठीक है, अंतर यानी कि माइनस की बात यहाँ हो रही है। नेक्स्ट है कि यदि उनकी आयु का योग, यदि उनकी आयु का योग, तो हम भैया योग भी कर लेते हैं। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल, वर्गमूल का क्या मतलब होगा, स्क्वायर है, बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर 144 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड, 144 का वर्गमूल यानी कि रूट क्या होता है, उसका रूट होता है 12। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे, तो 144 इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो इसका क्या आया, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन आई है, आगे क्या बोल रहा है, तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है, तो दोनों में से बड़े वाले की आयु बताना है फ्रेंड। तो देखिए -c से +c तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं फ्रेंड, कि नीचे वो साइन लिखते हैं जो ऊपर वाले से अपोजिट रहता है। ठीक है, नीचे हम क्या लिखते हैं, वो साइन जो ऊपर वाले से क्या रहता है, अपोजिट रहता है। तो उसी प्रकार से जब +c से -c कट गया, तो 2 + 12 कितना होता है फ्रेंड, 14 होता है। और हमारे पास 2 b हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2b हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 14/2, यानी कि 14/2 मतलब हमारे पास b की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है फ्रेंड, आपको आया क्वेश्चन समझ में। हम एक बार और इसको मतलब शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर है, जो कि है b - c = 2। और वहीं हमसे ये बोला है कि दोनों व्यक्तियों की आयु का योग बोला है, जो कि 144 है, जो कि क्या होता है, 12 का क्या है, वर्गमूल है। 12 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 144 होता है। तो हमने यहाँ पे 12 लिया। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे, तो -c से +c कट हो गया, और हमारे पास यहाँ पे 14 आया, और b हमारा आया 2b। जब हम 2b को, यानी कि इस 2 को जब इस साइड लेकर आएंगे, हमारे नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट उस पर लेकर आएंगे साइड में, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा 14/2 हो जाएगा, जो कि होगा 2 से जब हम कट करेंगे 14 को, यानी कि 2 का जब हम भाग देंगे, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो b हमारा क्या हुआ, 7, यानी सबसे ज़्यादा आयु वाला कौन है, 7 साल की उसकी उम्र है, और वो बी है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या है, हमारा 7 है। नेक्स्ट हमारा आता है 17th क्वेश्चन है, कि ए की आयु उसकी पुत्र की आयु की 6 गुनी है फ्रेंड। जो ए की आयु है, उसकी आयु उसकी पुत्र से कितनी है फ्रेंड, 6 गुनी है। हम ए मान लेते हैं। ए पहले तो हम क्या देखते हैं, ए पिता, ठीक है, ए पिता देखा हमने, और पुत्र देखा, ए हमने देखा, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, कि जो ए है उसकी क्या है, 6 गुनी है। तो हम जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है, उसकी हमने आयु क्या मान ली फ्रेंड, ए के पुत्र की आयु हमने x मान ली, हमने कंसीडर करा कि x है। तो उसकी 6 गुनी अगर पिता की होगी, तो 6x आ जाएगा फ्रेंड, 6x आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्या बोला है, कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, 40 वर्ष अधिक है किसकी, ए के पिता की।
तो ए के पिता की अगर 6x है तो 40 वर्ष अधिक का मतलब क्या हुआ, 6x प्लस 40 हुआ फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन सबको प्लस कर देंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि उन सब की कुल आयु, फ्रेंड सबकी कुल आयु यानी कि बराबर में कितना आ गया, 118, 118। तो आयु हमें ए की आयु को बताना है, ए की आयु बताएंगे तो उसके पहले हमें क्या करना है कि ये जो रेशियो है इन सब की आयु को क्या कर देंगे हम, इन सब की आयु का योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, 6x प्लस 6x क्या हुआ 12x, और फिर एक और x है तो कितना हो गया फ्रेंड 13x हो गया। ठीक है, प्लस 40 का 40 यहाँ पे आ जाएगा। जब 40 इस साइड आएगा यानी कि राइट साइड आ जाएगा तो क्या हुआ हमारे पास 13x इक्वल टू 118 माइनस 14। ठीक है, 40 आ जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास 78 बचा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब 13 जो है हमारे x के साथ है, हम जब इसको इस तरफ लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो 78 अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 13 हो जाएगा। 17 अपॉन 13 आएगा हमारा, 13 6 जा 78 होता है। तो हमारे पास क्या हो गया फ्रेंड, हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि 6 है। नेक्स्ट ने ये बोला है कि a की आयु कितनी है। तो फ्रेंड a की हमने क्या करा था, 6x की थी, a की आयु कितनी है फ्रेंड 6x है। तो 6 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, 6 इंटू 6 यानी कि 6 6 36 इसकी एज है। ठीक है फ्रेंड, एक बार हम इसको आपको शॉर्ट में बताते हैं कि a की आयु उसकी पुत्र की आयु की 6 गुनी है। फ्रेंड देखिए, a एक अलग बंदा है और उसका पुत्र एक अलग बंदा है। तो जो a है उसका हमने क्या माना, उसकी आयु हमने कितनी मानी, सॉरी a के पुत्र की आयु हमने 6x मानी है। तो a की आयु कितनी होगी, 6x होगी। क्यों, क्योंकि वो उससे 6 गुनी ज़्यादा है। a के पिता की आयु, तो a के पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष अधिक है। तो 6x प्लस 40 कितना हो जाएगा, a के पिता की आयु हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या क्या आयु मिली, a की आयु मिली हमें 6x और a के पुत्र की आयु मिली हमें x अकेली, और a के पिता की आयु हमें कितनी मिली फ्रेंड, 6x प्लस 40 हमें आयु मिलती है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी x की वैल्यू आती है और हमारे बराबर में क्या है 118 रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि सबकी कुल आयु 118 है। जब हम सबका योग करेंगे और बराबर में 118 करेंगे तो x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है a की आयु कितनी है, a की आयु हमें पता है कि इसमें 6x दी है। जब हम 6x में x की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि उसकी एज है फ्रेंड। इसका आंसर क्या है 36। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो 18th क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत फ्रेंड। ठीक है, 50 व्यक्ति हैं, उनके जो प्राप्त अंक हैं उसका औसत कितना है फ्रेंड, 75 है। उनका औसत है 75। नेक्स्ट है कि यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए, यानी उनसे गलती हो गई, 86 की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया, तो अंकों का सही औसत क्या होगा, अंकों का सही औसत हमको बताना है फ्रेंड। तो देखिए क्या है कि हमें 50 विद्यार्थी दिए और 75 उनके औसत हैं। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 75 का हम 50 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। गुणा करेंगे तो हमारा इंटू होकर 3750 उत्तर आ जाएगा। फिर उसमें क्या बोला है कि यदि एक विद्यार्थी प्राप्त अंक 86 अंकों का 36 लिख दिया जाए, तो फ्रेंड सीधी सी बात है 86 की जगह अगर 36 लिख दिया जाएगा तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 36 में 86 में 36 को माइनस करेंगे तो उसका अंतर आ रहा है कितना, 50। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल आया है इनका परसेंटेज निकाल के इसमें हम 50 को जोड़ देंगे। 50 को जोड़ने पर हमें 3800 हमारा आएगा उत्तर। और इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहली ये कि 50 विद्यार्थियों का औसत अंक हमको पता चल गया कि 3750 है, और उसमें से जो एक विद्यार्थी है जिसको 86 की जगह 36 नंबर मिलने थे, तो वहाँ पे उनको 50 का यानी कि उसके बीच में क्या रहा, 50 का अंतर आ गया, यानी 50 क्या हुए उसको कम नंबर मिले। तो 50 हम इसमें जोड़ देंगे, क्यों जोड़ा, क्योंकि कम मिले हैं उसको। जब हम 50 को यहाँ जोड़ देंगे तो 3800 हमें नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है कि तो अंकों का सही औसत कैसे निकालेंगे फ्रेंड,
हमारा जो 3800 हमारे पास आया है, इसको हम 50 से भाग दे देंगे, क्योंकि 50 विद्यार्थियों का निकालना है ना। 50 विद्यार्थियों का निकालेंगे तो 50 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया, 5 से हम जब इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। ठीक है, 7 मैचों में उनका कितना औसत था बल्लेबाजी का? 65। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए? यानी कि फाइनल मैच में उनको जो 8वां जो मैच है उसमें उनको इतने कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उनका औसत 85 हो जाए? तो क्या करा इनने कि सबसे पहले तो इनको क्या करना है कि औसत निकालना है, तो 65 में इंटू इनका क्या हो जाएगा? 7 का इंटू हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला है कि युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। 85 उनका औसत क्या होना चाहिए? 85 औसत उनका आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे? 455। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा जब 65 का हम 7 से इंटू करेंगे तो 455 हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसका इंटू हमारे पास 455 आ गया। अब उनने ये बोला है कि युवराज को 8वें मैच में ऐसे रन बनाने पड़ेंगे कि उनका 85 औसत आ जाए। वह 8वां मैच हो रहा है ना, तो 455 का हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे x और अपॉन में 8 करेंगे, और उसके बाद में 85 औसत लाना है तो बराबर में हम 85 करेंगे फ्रेंड। जब हम इसका इंटू यानी 8 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कि 455 प्लस एक्स बराबर 680। जब हम एक्स के बराबर लाएंगे, जब हम इसको इस साइड में लाएंगे राइट साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड? वो -455 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 225। तो हमारा उत्तर क्या आया फ्रेंड? 225 हमारा उत्तर आया। अब देखिए फ्रेंड कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैच हो चुके हैं जिसमें युवराज ने 65 औसत बनाया है। तो 65 औसत को हम 65 को 7 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। जब हम उसका गुणा करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए। 8वें मैच में ऐसे कितने रन बनाएगा वो कि 85 उसके औसत हो जाए। तो क्या करेंगे? अब हमको पता तो है नहीं कि उसने उस मैच का कितना क्या है, तो हमने उसको पहले एक्स कंसीडर कर लिया, अपॉन में 8 मैच है तो 8 मैच कर लिया, और औसत उनने 85 बोला है तो बराबर में 85 करा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आएगी 225। यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। फ्रेंड कितने सेकंड लगते हैं? 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? हमें ट्रेन की लंबाई बताना है फ्रेंड। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चल रही है फ्रेंड, घंटे से चल रही है और हमको यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो हम उसको सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 5/18 करेंगे, है ना, इक्वल टू 75 मीटर लंबी है। 75 मीटर लंबी है और 8 सेकंड में वो चल रही है, प्लस एक्स क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू लाना है, और अपॉन में 8 क्योंकि हमें इसका जो पार करने का समय क्या दिया है? 8 सेकंड दिया है। और सेकंड और प्रति किलोमीटर घंटे के कारण हम इधर पे 5/18 ले रहे हैं। जब भी हमें घंटे से कम का वो करना रहता है, सेकंड में लाना रहता है, तो 5/18 का हम उसमें गुणा करते हैं फ्रेंड। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड? 75 प्लस एक्स अपॉन 8 हमारे पास आया, और 90 को हमने 18 से इंटू करा तो 18 5 ज़ा 90 होता है। तो हमारे पास क्या आया? 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 75 प्लस एक्स अपॉन 8। जब एक्स 8 जो है 8 हमारा जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 25 इंटू 8 इक्वल टू 75 प्लस एक्स हमारा, जब हम 25 को 8 से इंटू करेंगे तो 200 हमारे पास हो जाएगा इंटू में, और 75 इक्वल टू 75 प्लस एक्स। जब हम एक्स की वैल्यू लाएंगे 75 को इस साइड लाएंगे तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 125 इक्वल टू एक्स हमारी वैल्यू हो जाएगी, जो कि इसमें इस मीटर यानी कि ऑप्शन 1 में दी हुई है। 125 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। 90 किलोमीटर घंटे
की चाल है ट्रेन की, और 75 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में उनको 8 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें ट्रेन की लंबाई बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सीधी सी बात है कि 90 हमें घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे 5/18 करके, हम इसको सेकंड में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन सा हमें नहीं पता, तो 75 प्लस एक्स हो जाएगा, और इनने बोला है 8 सेकंड लगते हैं, तो अपॉन में 8 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 125 मीटर आ जाएगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर। निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है, यानी कि हमारे पास फ्रेंड ये एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस मिसिंग वाला आता है एक क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें एड्रेस दिया हुआ है, पूरी एग्जैक्ट स्पेलिंग जिस भी ऑप्शन में नहीं होगी वही इसका आंसर है। इन्होंने बोला है कौन से में गलत लिखा है ना। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा है जिसमें सेम टू सेम इसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये 2 पेज में तक पहुंचा है ना। तो इसमें हमें एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखना कि कौन सा गलत है। ओके फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि हमें 2 कैटेगरी के नमक दिए हैं, एक जो नमक है वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम का है, और दूसरा जो नमक है वो कैसा है, वो है 80 रुपये प्रति किलोग्राम का। तो हमें ये बताना है कि ये मिलके ऐसा मिलाओ कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम का हो। फ्रेंड, जो मिसिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, 50 रुपये का दिया है, 80 रुपये का दिया है, और मिश्रित होने पर 60 रुपये का होना चाहिए, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो जब 60 और 80 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। 60 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2:1, यही इसका उत्तर है। 2:1 के अनुपात में हम मिलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप कि हमारे पास 50 रुपये का एक नमक है और 80 रुपये प्रति किलोग्राम का नमक है, दोनों को हमें मिलाना है। तो दोनों को मिलाने की विधि यही है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो एक साइड हमको पहला नंबर लिखना है, दूसरी साइड हमें दूसरा नंबर लिखना है, मिश्रित नंबर लिखना है, और दोनों को मिलाकर हमें उनका डिफरेंस लिखना है। जैसे इसका डिफरेंस 20 है, इसका डिफरेंस 10 है, यानी कि 2:1, 0 से 0 गया तो 2:1 हमारे पास उत्तर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, इसको तो प्लस करना है, जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं इन सबको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, 9840, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अब औसत निकालिए। फ्रेंड, औसत कैसे निकालते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं उतने नंबरों को प्लस किया जाता है और उसका डिवाइड किया जाता है सबके टोटल से। सबके टोटल का क्या मतलब है कि जैसे मान लो 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 22। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इन सब का टोटल होता है 246, और अपॉन में डिवाइड यानी कि 6। तो 6 का जब हम 246 में डिवाइड करेंगे तो 41 हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड, औसत यानी एवरेज इसी प्रकार से निकाला जाता है। जितने भी नंबर दिए रहते हैं सबको प्लस करके अपॉन में उतने नंबर का टोटल, है ना। और कभी कभी क्या रहता है, इनके बीच में एक्स भी दिया जाता है, तो एक्स की वैल्यू हमें लानी रहती है ना। तो इस साइड उस साइड करके हम एक्स की वैल्यू ले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, यानी कि 36% इंग्लिश में हो गए और 36% हिंदी में हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% हैं तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। अगर दोनों का मिला के 20% हो रहा है तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, है ना। अगर दोनों को मिलाकर फेल वाले 20 हैं तो पास वाले कितने हुए, ये हमको बताना है फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सीधी सी बात ये है, टोटल 20 है ना। इनका क्या है, ये मान लो अंग्रेजी के हैं और ये मान लो हिंदी के हैं, और दोनों में जो फेल हैं वो हैं, सॉरी फ्रेंड अच्छे से बनाते हैं इसको, ये है हमारा इंग्लिश का और ये है हमारा हिंदी का। दोनों में जो फेल हैं वो 20% लोग हैं। तो जब 20 इसमें है तो इंग्लिश में हमारे 36 दिया है, तो 36 में 20 हमारे को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16% बचे जो इंग्लिश में है,
यानी हमें बताना है दोनों विषयों में जो फेल हैं वो 20% हैं। तो 20 में से जब हम 36 को घटाएंगे तो हमारे पास 16 आया। उसी प्रकार से 40% हिंदी में है, तो बचे हुए 20 क्या हुए, हमारे दोनों विषयों में फेल हुए, है ना। जब दोनों की हमें प्रायिकता ये मिल गई, क्या मिला हमारे पास कि 40 है, तो अब फ्रेंड इसको पूरे को टोटल करते हैं हम, 16, 20 और 20% को, तो कितना हो गया हमारा 56% हो गया, है ना। 56% क्या हुए, 56% बच्चे वो हैं जो फेल हुए हैं। मतलब 16 बच्चे तो सिर्फ अंग्रेजी में हुए हैं, 20 बच्चे सिर्फ हिंदी में हुए हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो टोटल कितने फेल हुए हैं फ्रेंड, 56% हुए हैं। हमें बताना है कि पास कितने हैं। तो जब हम 100 में से 65 को घटा देंगे तो हमारे पास 44 यानी 44% आएगा, और 44% बच्चे कैसे हैं, पास हैं। तो सीधी सी बात, कैसे सॉल्व करना है इसको, कि हमें दोनों का दिया हुआ है, दोनों में से हमको इसमें हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। जब हम इसमें से हिंदी और इंग्लिश के प्रतिशत में से घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ हिंदी में कितने और सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं। जब हम तीनों के प्रतिशत को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फेल कितने हैं, और फेल वाले नंबर को हम टोटल 100% में से माइनस करेंगे तो हमें पास वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा, जो कि 44% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 150 मीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई होगी, आधार की लंबाई बताना है फ्रेंड। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें 150 का क्षेत्रफल है, एक जो भुजा है यानी आधार जो है इसका वो 3 है, और जो इसकी लंबाई है, ऊंचाई जो है वो 4x है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये क्या है, हमारे एरिया का फॉर्मूला है। अब देखिए फ्रेंड, एरिया हमको पता है, एरिया कितना है, एरिया है हमारा 150 है ना, 1/2, बी हमको पता है कितना है 3x, इंटू एच पता है 4x। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 4, 3 4 12x², 2x हैं तो x² हो जाएगा, 12x², ठीक है। जब ये जो 2 है ये राइट साइड में जाएगा तो 150 को क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा, है ना। 150 को डिवाइड करेगा तो फ्रेंड हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 70। जब ये 12 जो है, 12 हमारा जो आया है, जब हम इसको देखिए फ्रेंड एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी खिचड़ी हो गई। 1/2 इंटू बी इंटू एच हमारे पास है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया हमको दिया है 150 मीटर स्क्वायर, बी हमारे पास है 3x, एच हमारे पास है 4x इंटू 1/2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले एरिया को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 12x²। जब हम 2 का 12 से इंटू करेंगे तो 6x² हमारे पास बचेगा, और 150 हमारे पास अभी है। जब हम 6 को इस साइड लेकर आएंगे नीचे, यानी ये इस तरफ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 6 का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड, 25 आ गया, है ना। 25 को हमने स्क्वायर करा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 5 ज़ा 25 होता है। जब हम 5 5 ज़ा यानी कि x² इक्वल टू 5² 2 से 2 गया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फ्रेंड, 5 आ गई। अब हमको ये बताना है कि इसकी आधार की लंबाई क्या है। आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 3x, है ना। आधार हमारा कितना है, 3x है। 3x में x की हम वैल्यू रखेंगे तो 3 × 5 कितना आ गया हमारे पास, 15, यानी 15 उसकी क्या है, लंबाई है। फ्रेंडों के समझ में आ गया। इसमें हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, 1/2 इंटू बी इंटू एच यानी ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ हमको दी हुई है 3x और हाइट हमको दी हुई है 4x, लेकिन हमको इसकी लंबाई बताना है। तो लंबाई, ये वैल्यू दी हुई है ना, इसके आधार मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है। हम जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब हम इसके आधार की लंबाई निकालेंगे तो 3x यानी कि 3 × 5 इक्वल टू 15 होगा, जो कि हमारा आंसर है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, यानी हमें गलत संयोजन बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जी सब में है, ये देखिए जी सब में है, एफ भी है, जे भी है, के भी है सब में, क्यू भी है, 2 भी है सारे में, 3 भी सब में है, 0 भी है, 1 भी है, यू भी है सब में,
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जे के बाद जी चला गया, बाकी सब पूरे सेम है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत संयोजन है ना, जो थर्ड वाला है वो गलत है, क्योंकि इन सब में जे है, इसमें भी जे है, मगर इसमें जे नहीं है, या इसमें जी है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास वाई है, एक हमारे पास जेड है। जो एक्स है वो क्या करता है, वाई से 20% कैसा बेच रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, 20% सस्ता। लेकिन जेड से वो 20% कैसा बेच रहा है, महंगा बेच रहा है ना। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास जब इसके 100% रहेगा, 100 यानी जब हम वाई का 100 लेंगे, एक्स है, वाई है, जेड है, जब हम वाई का 100 लेंगे, जब ये इसका 20% कम है तो ये 80 हुआ इसका प्रतिशत, है ना। और जब हम जेड का 20% कम निकालेंगे, 20% कम कैसे निकालेंगे फ्रेंड, जब हम इन दोनों का योग, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड, देखिए जेड इंटू 120 रहेगा हमारा, ठीक है, 120 अपॉन 100, और हमारे पास क्या रहेगा इसका बराबर में 80/100, ये हमारे टोटल है, इसका और इसका मिला के हमारा टोटल आ रहा है। तो जब ये 0 से 0 गया और हमारे 8, इसका 0 से 0 गया, 8 से हमारा ये गया तो 4 और ये 5, ठीक है। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जेड आ जाएगा, जेड हमारा आ जाएगा 8/12, ठीक है, 8/12 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.6, और यही हमारा क्या है फ्रेंड, यही हमारा उत्तर है ना। जो हमारा जेड का वैल्यू हमारा क्या आ गया फ्रेंड, जेड का वैल्यू आ गया हमारा 66.6। तो इस प्रकार हमारा एक्स का आ गया 80, वाई का आ गया हमारा 100 और जेड का हमारा आ गया 66.6, जो कि हमने यहाँ से जेड की वैल्यू में से निकाला है ना। जब इसका 66.6 है तो वाई और जेड के बीच का हमें बताना है कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा है। तो हम 100 को क्या करेंगे, 66.6 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 33.3 आ गया, जो कि हमारा उत्तर है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि x जो है वो y से सस्ता है और z से महंगा है। तो हमें जब y 100 होगा तो x का 20% कम यानी 80 हुआ, और z का हम जब निकालेंगे तो 80 और 100 यानी कि z इंटू हमारा क्या हो जाएगा 120/100, हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, हम टोटल का निकाल रहे हैं इसलिए ना, बराबर हमारा 80/100 हो जाएगा। हम सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 66.6, और जब हमारी जेड की वैल्यू ये आ जाएगी तो हम उसको वाई से माइनस कर देंगे, और वाई की कितनी वैल्यू है फ्रेंड 100% है, तो हमारे पास आ जाएगा 33.33%, यही हमारा इसका उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पेपर का, मेंटल एबिलिटी पोर्शन का। क्या है कि 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, यानी 2004 के समय में कितनी थी 250 थी, लेकिन 2005 में कितनी हो गई 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, हमको उसको परसेंट बताना है। तो देखिए फ्रेंड, 2004 में कितने की थी, वो 250 की थी, और 2005 में कितनी की थी, 2005 में थी वो 400 की, ठीक है, 400 की थी। तो अब हमको ये बताना है कि उसकी अभी प्रतिशत कितना है। तो क्या होगा 250 का हमारे पास कितना आया 150, ठीक है, 150 में जब हम इसका भाग करेंगे कितने का 250 का, और प्रतिशत निकालेंगे 100 से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया हमारा, ठीक है, ये 100 है, 2 ये 5 आया, 5 को जब हम इससे करेंगे तो 30 आएगा, 30 इंटू 2 हमारा कितना हुआ 60% हुआ, 60% हमारा क्या है फ्रेंड इसका आंसर है। हमारे पास क्या बोला कि 2004 में 250 रुपये की शर्ट थी और 2005 में 400 रुपये की शर्ट थी, तो हमें ये बताना है कि 2004 से 2005 के बीच में कितने प्रतिशत आया। देखिए फ्रेंड, 250 और 400 के बीच में कितने का अंतर है, 150 का अंतर है ना। 150 को जब हम 250 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 250 से भाग करेंगे, और 100 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, और 60 हमारा इसका आंसर है। ओके फ्रेंड, मेरे बाकी के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको भी आप ज़रूर देखना, मेरे करंट अफेयर्स भी देखना, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, इन सबको मैं सीरीज़ में लेकर आई हूँ, पूरे जनवरी से स्टार्ट किया है।
तो आप आई होप आपको इन सब से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर मिल जाएगा। और अगर आपने एमसीक्यू के कोई भी पेपर फॉर्म फिल किया है आपने जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए वीकली वाला करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 लाइन में हम उसमें क्वेश्चन टाइप से पूछ रहे हैं। और हमारी एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे 5,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में उसमें से आएंगे ही क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप उसको ज़रूर देखना।